Hello class, today we are going to see the last concept of this particular chapter. ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है फोर फीचर्स ऑफ शेयर्स. ठीक है, इफ़ अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे द कॉल ऑन शेयर्स विद इन अ सर्टेन पीरियड, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इफ ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कैन फोरफिट, दैट इज टेक अवे द ओनरशिप ऑफ मेंबर. सो नॉर्मली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फोर फीचर ऑफ शेयर मतलब क्या. फोरफीचर ऑफ शेयर ये एक ऐसा सिचुएशन और कंडीशन होता है जहाँ पर जो शेयर होल्डर होता है वो अगर फेल हो जाता है कॉल्स को पे करने में. जैसे कंपनी ने पहले आपसे एप्लीकेशन आपने कंपनी में शेयर्स के लिए दिया, तो एप्लीकेशन के साथ आप कुछ पैसे पे करते हो तो उसको एप्लीकेशन मनी बोलते हैं. फिर जब कंपनी आपको शेयर्स अलॉट करती है तो उस पर आप पैसा पे करते हो तो वो अलॉटमेंट मनी हो जाता है. फिर उसके बाद कंपनी आपको फर्स्ट कॉल करती है और सेकंड कॉल करती है. सो नॉर्मली फोर फीचर ऑफ शेयर क्यों हो रहा है यहाँ पर. फोर फीचर ऑफ शेयर इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जब आपको कंपनी ने कॉल किया है रिगार्डिंग द शेयर्स, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इफ़ द शेयर होल्डर फेल्स, अगर शेयर होल्डर फेल हो जाता है कंपनी का जो कॉल है उसको पे करने के लिए, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कंडीशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास या फिर ऐसे किसी कमिटी के पास ये राइट होता है कि वो पर्टिकुलर मेंबर से रिलेटेड जितने भी शेयर्स है वो उसको फॉरफिट कर सके. फॉरफिट करने का मतलब क्या, टेकिंग अवे द ओनरशिप ऑफ मेंबर, यानी आपसे आपका जो ओनरशिप है रिलेटेड टू द मेंबर्स, related to the membership that you have in the company, that will be taken away by the company. This is called the forfeiture of share. और ये क्या है, forfeiture of share. इस प्रोसेस को हम लोग forfeiture of share बोलते हैं. Only partly paid up shares can be forfeited. और यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि जो partly paid up shares है, यानी जिस शेयर्स पे फुल पेमेंट नहीं हुआ है अभी तक शेयर होल्डर का, सिर्फ उसी शेयर्स के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो भी ऑथराइज्ड अथॉरिटी है कंपनी के अंदर वो अपने शेयर्स वो उस शेयर्स को फोरफिट कर सकती है. द बोर्ड कैन फोरफिट शेयर्स ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. और फोरफिचर ऑफ शेयर कैसे होना चाहिए, कंपनी के इंटरेस्ट में होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि शेयर होल्डर से बदला लेने के लिए या उसको उसकी पोजीशन को हर्ट करने के लिए, उसके सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए फोरफिचर किया. ऐसा नहीं होना चाहिए. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है फोरफिट का, शेयर्स के फोरफिचर का, तो सिर्फ कंपनी के इंटरेस्ट में ही शेयर्स को फोरफिट करना चाहिए और ये हो सकता है. कंपनी हैज़ टू सेंड अ नोटिस ऑफ फोरफिचर टू द कंसर्न मेंबर. बिफोर फोरफिचर करने के पहले शेयर्स का कंपनी को क्या करना है, मेंबर्स को अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर नोटिस सेंड करना है. नोटिस मस्ट बी गिवन फॉर मिनिमम 14 डेज पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस. यानी 14 डेज़ के पहले आपको नोटिस सर्व करना है ताकि 14 डेज़ के बाद आप कोई भी प्रोसेस स्टार्ट कर सको. ठीक है, टू मेक द पेमेंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट. तो 14 डेज़ है, 14 डेज़ के पहले आपने मतलब नोटिस आपने दिया, उससे रिलेटेड आपने 14 डेज़ का टाइम दिया, आप हमको पैसा पे कर दो अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, अदरवाइज हम आपके शेयर्स को फोरफिट कर देंगे. ठीक है, अ कंपनी कैन री इशू फोरफिटेड शेयर्स एज दीज शेयर्स बिलोंग टू द कंपनी. और जो कंपनी ने जो फोरफिट किया हुआ शेयर्स है वो क्या कर सकती है, कंपनी री इशू कर सकती है. क्यों, क्योंकि वो जो शेयर्स फोरफिट हो चुके हैं वो कंपनी के बिलोंग करते हैं ना, कंपनी के थे. इसके लिए कंपनी के पास ये अथॉरिटी है, ये पावर है कि कंपनी अपने शेयर्स को जो उसने फोरफिट किया है उसको री इशू कर सकती है. री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर इज़ नॉट द सेम एज अलॉटमेंट ऑफ शेयर. और जो ये री इशू होगा फोरफिटेड शेयर्स का वो सेम नहीं होगा जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में हम लोग देखते हैं या वहाँ पे हमने पढ़ा है. ऑन री इशू इफ़ कंपनी गेट्स मोर मनी देन द कॉल्स विच वॉज ड्यू द एक्सेस अमाउंट इज़ पेड टू द मेंबर. और अगर फोरफिटेड शेयर्स जो कंपनी री इशू कर रही है, अगर उसको जो अमाउंट जो उसका ड्यू था, कंपनी का जो ड्यू था ऑन दैट पर्टिकुलर शेयर, ठीक है ना, अगर उसको उससे ज़्यादा पैसा मिलता है तो जो एक्सेस अमाउंट है वो मेंबर को लौटा सकती है. ठीक है, द बोर्ड कैन कैंसिल द फोरफिचर अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस प्रोवाइडेड द मेंबर रिक्वेस्ट द बोर्ड बिफोर इट इज़ री इशू. और एक कंडीशन है जहाँ पर जो मेंबर है जिसके शेयर्स को फोरफिट किया है कंपनी ने, वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कंपनी मेंबर क्या कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक नोटिस
एक रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉरफीचर ऑफ शेयर्स जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे सर्टन सिचुएशंस दिए हुए हैं जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में फॉरफीचर ऑफ शेयर कंपनी कैंसिल कर सकती है। पहला है सिसेशन ऑफ मेंबरशिप। ऑन फॉरफीचर ए मेंबर सीसेस टू बी द मेंबर ऑफ ए कंपनी, यानी अगर एक बार मेंबर के शेयर्स फॉरफिट हो गए तो उसके मेंबरशिप कैंसिल हो जाती है। एंड लूसेस द मेंबरशिप राइट, और जो भी उसके राइट्स है रिलेटेड टू द मेंबरशिप वो भी कैंसिल हो जाएंगे। द मेंबर्स नेम इज़ रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर, और उसका जो नेम है वो मेंबरशिप के रजिस्टर से निकाल दिया जाएगा। लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर इज़ लायबल फॉर अनपेड कॉल्स इवन आफ्टर द फॉरफीचर ऑफ शेयर, यानी ऐसा नहीं होगा कि आपके शेयर फॉरफिट हो गए तो अब आपको पैसा नहीं पे करना है। आपके शेयर्स अगर फॉरफिट हो गए तो भी आपको क्या करना है, पैसा पे करना है ऑन दैट पर्टिकुलर शेयर्स। क्यों? क्योंकि आपकी वो एक तरीके से लायबिलिटी हो जाती है, मेंबर की एक तरीके से वो लायबिलिटी हो जाती है। द लायबिलिटी सीजेज ओनली व्हेन द कंपनी रीइश्यू द फॉरफिटेड शेयर, और ये लायबिलिटी भी तभी खत्म होगी जब कंपनी ने आपके फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू किया होगा किसी और के नाम पे, ठीक है। फिर उसके बाद में लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। इफ़ द कंपनी गोज इन फॉर लिक्विडेशन within 1 year of the forfeiture of share, the member whose shares have been forfeited is liable to pay the call as a past member। अगर कंपनी एक साल के अंदर अगर आपके शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट किया और उसके एक साल के अंदर कंपनी वाइंड अप हो रही है, कंपनी बंद हो रही है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेंबर लायबल होगा जो अनपेड कॉल से उसको पे करने के लिए। तो ये इफेक्ट्स थे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज़ कॉल्ड द सरेंडर ऑफ शेयर। दिस मीन्स वॉलंटरी रिटर्न ऑफ शेयर बाय द मेंबर टू द कंपनी फॉर कैंसलेशन, ठीक है। सरेंडर ऑफ शेयर इज़ अलाउड ओनली इफ देयर इज़ नो अदर ऑप्शन बट टू फॉरफिट द शेयर। तो नॉर्मली सरेंडर ऑफ शेयर ये होता है जहाँ पे मेंबर वॉलंटरली आता है कंपनी के पास में और वो क्या करता है, अपने सारे शेयर्स को सरेंडर कर देता है कंपनी के पास में कैंसलेशन के लिए। क्यों? क्योंकि वो अभी वो ऐसी सिचुएशन नहीं है उसकी जहाँ पे वो पे कर सके अमाउंट, ठीक है। सरेंडर ऑफ शेयर इज़ अलाउड ओनली इफ देयर इज़ नो ऑप्शन बट टू फॉरफिट द शेयर। और सरेंडर ऑफ शेयर तभी अलाउड करते हैं मेंबर कंपनी जब मेंबर के पास कोई और ऑप्शन नहीं है जहाँ पर उसके शेयर्स को फॉरफिट हो सकते हैं, ठीक है। ओनली पार्टली पेड ऑफ शेयर्स कैन बी सरेंडर्ड, और जो शेयर्स है पार्टली पेड अप है वहाँ पे सरेंडर कर सकता है, यानी फुल्ली पेड अप शेयर सरेंडर नहीं होते, ठीक है। ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन हो सकते हैं लेकिन पार्टली पेड अप शेयर से आप मेंबर हो तो सरेंडर कर सकते हो। यहाँ पे कंपनी डिसीजन लेगी आपके शेयर्स को फॉरफिट कर देने के लिए। सरेंडर्ड शेयर्स कैन बी रीइश्यूड इन द सेम वे एज फॉरफिटेड शेयर, और सरेंडर शेयर जो आपने किया है उसको भी कंपनी क्या कर सकती है, रीइश्यू कर सकती है एज अ फॉरफिटेड शेयर्स। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी मस्ट प्रोवाइड द फॉर द सरेंडर ऑफ शेयर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी में प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन है जहाँ पर वो रिगार्डिंग री इशू ऑफ शेयर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। सरेंडर ऑफ शेयर्स को कैसे री इशू कर सके, क्या सिचुएशन होना चाहिए, क्या रूल्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज बीन मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सरेंडरिंग ऑफ शेयर्स लीड टू रिडक्शन ऑफ कैपिटल, हेंस द कंपनी अवॉइड सरेंडर ऑफ शेयर। एक बार सरेंडर ऑफ शेयर हो जाता है तो कंपनी का जो इशूड कैपिटल होता है उसके अंदर कमी आ जाती है कि नहीं। अगर 10,000 का किसी बंदे ने का शेयर्स रिटर्न कर दिया कंपनी के अंदर तो उसका जो कंपनी का जो इशूड कैपिटल होगा वो 10,000 से कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कंपनी के रेपुटेशन और कंपनी के नेम के ऊपर, बिजनेस के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो नॉर्मली कंपनी अवॉइड करती है रिगार्डिंग द सरेंडर ऑफ शेयर्स को, थोड़ा सा अवॉइड करती है और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेंबर्स को थोड़ा और टाइम देते हैं रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ शेयर्स। फिर उसके बाद हमारा दूसरा कंसेप्ट आता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर बाय मेंबर ऑफ ए कंपनी इन द फेवर ऑफ एन अनदर मेंबर। यानी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन अराइज हो रहा है जहाँ पे मेंबर जो शेयर होल्डर है वो वॉलंटरली कंपनी के पास आता है और अपने नाम के शेयर्स को किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र कर देता है। अ मेंबर में ट्रांसफ़र द शेयर फॉर द कंसिडरेशन और गिव इट अवे एज अ गिफ्ट। और ये जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर हो रहे हैं यहाँ पे किसी न किसी चीज़ के लिए बंदा ट्रांसफ़र कर रहा है। जैसे मान लो उस बंदे ने लोन लिया, अभी लोन सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है तो उसके पास शेयर्स है, तो उसने बोला कि सामने वाले को कि मैं आपको अपने शेयर्स दे देता हूँ और हमारा जो लोन है वो सेट ऑफ कर दो, तो बंदा एग्रीड हो जाएगा और
ए क्या करेगा, बी के नाम पे शेयर ट्रांसफ़र करेगा। तो यहाँ पे कंसिडरेशन के लिए शेयर ट्रांसफ़र हुआ, या फिर वो अपने वाइफ को, अपनी डॉटर को या अपने किसी रिलेटिव्स को एज अ गिफ्ट भी दे सकता है, तो वहाँ पर भी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर होगा। एवरी मेंबर हैज़ अ राइट टू ट्रांसफ़र द शेयर, और सारे मेंबर्स के पास राइट है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स का। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अगर आपके पास शेयर्स है तो आपके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल हो सकते हैं, प्रोवाइडेड देयर आर सर्टन rules and regulations are given in the articles of association, and by following such rules and regulations आप अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो। whereas in case of private company there are restrictions on the free transfer of share। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो वहाँ पे थोड़े से आप शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हो दूसरे के नाम पे, बट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, जब आपको शेयर ट्रांसफ़र करना होगा तो आपको पहले एक नोटिस देना होगा कंपनी में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, वहाँ पे डिसीजन लेंगे, वो अगर यूनानिमसली अप्रूव्ड होता है तो आप जाके किसी बंदे को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है बट हो सकता है। अ मेंबर हैज़ टू अप्लाई टू द कंपनी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स बाय फाइलिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र। अगर कोई बंदा ट्रांसफ़र करना चाहता है अपने शेयर्स को तो कंपनी के पास एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र बोलते हैं, एंड सबमिट द शेयर सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड ट्रांसफ़र फी। और शेयर सर्टिफिकेट भी उसके साथ सबमिट करना पड़ेगा, और कुछ जो मिनिमम चार्जेस होते हैं जो ट्रांसफ़र के लगते हैं वो भी आपको पे करने पड़ेंगे। मेंबर हु इज़ ट्रांसफरिंग द शेयर इज़ कॉल्ड ट्रांसफरर, एंड टू होम द शेयर इज़ ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफरी। जो पर्टिकुलर बंदा शेयर ट्रांसफ़र कर रहा है उसको हम लोग ट्रांसफरर बोलते हैं, और जिसके नाम पे ये शेयर ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसको हम लोग ट्रांसफरी बोलते हैं। अ मेंबर कैन सेल इधर अ पार्ट और द एंटायर शेयर हेल्ड बाय हिम। यहाँ पे ऑप्शन है मेंबर के पास कि वो सारे के सारे शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर कुछ शेयर ही ट्रांसफ़र कर सकता है। ट्रांसफ़र इज सेड टू बी कंप्लीटेड ओनली व्हेन द ट्रांसफ़र इज रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। ट्रांसफ़र तभी कंप्लीट होगा ये प्रोसेस और प्रोसीजर जब रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर दूसरे बंदे का नाम अपीयर हो जाएगा। अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम ट्रांसफ़र ऑफ शेयर इज़ ऑटोमेटिकली डन ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी अगेंस्ट पेमेंट। अगर आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, अगर आपके शेयर्स डिपॉजिटरी फॉर्म में है, तो आपके शेयर्स को ऑटोमेटिकली एक बंदे के नाम से दूसरे बंदे के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा अगेंस्ट द डिलीवरी, अगेंस्ट द पेमेंट दैट इज़ बिन मेड। ठीक है, अगर आपने ऑटो पेमेंट कर दिया है रिगार्डिंग द शेयर्स तो ऑटोमेटिकली आपके नाम पे शेयर्स हो जाएंगे ट्रांसफ़र। वंस द शेयर इज ट्रांसफर्ड द लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर एंड्स। एक बार शेयर ट्रांसफ़र हो गए तो जो लायबिलिटी है पर्टिकुलर मेंबर की, ट्रांसफरर की, वो ख़त्म हो जाती है। स्टैम्प ड्यूटी हैज़ टू बी पेड ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर इन फिजिकल फॉर्म, बट इन डीमेट फॉर्म नो स्टैम्प ड्यूटी इज पेड। अगर आपके शेयर फिजिकल फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है, लेकिन अगर आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में थे और वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे तो आपको कोई भी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी नहीं पड़ेगी। तो ये था आपका कंसेप्ट रिलेटेड टू द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। अभी यहाँ पर कुछ कंडीशंस है जहाँ पर रिफ्यूज़ल भी हो सकता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। ऐसा नहीं है कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र अगर दे रहे हो उसके साथ आप ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट दे रहे हो, कुछ चार्जेस जो लगते हैं वो भी पे कर रहे हो तो आपका शेयर ट्रांसफ़र हो ही जाएगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। कुछ सिचुएशन और कुछ कंडीशन ऐसे भी होते हैं जहाँ पर कंपनी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स को रिफ्यूज़ कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। वो कंडीशंस क्या है वो यहाँ पे मेंशन है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव अथॉरिटी टू रिफ्यूज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास अथॉरिटी है, यहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स रिफ्यूज़ कर सकते हैं। अ नोटिस ऑफ रिफ्यूज़ल गिविंग द रीज़न फॉर रिफ्यूजिंग द ट्रांसफ़र बाय द बोर्ड इज टू बी सेंट टू द मेंबर विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र वॉज डिलीवर्ड टू द कंपनी। नॉर्मली जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र आप सबमिट करते हो तो विद इन 30 days कंपनी को ये डिसीजन लेना होता है कि वो आपके शेयर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आपके शेयर्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको एक नोटिस आ जाएगा, और अगर आपके शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया आपके रिक्वेस्ट को, तो भी विद इन 30 days आपको एक नोटिस आ जाएगा और उससे रिलेटेड रीज़न ऑफ एक्सप्लेनेशन आ जाएगा कि क्यों उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपके शेयर्स को रिफ्यूज़ कर दिया ट्रांसफ़र करने के लिए। यहाँ पर द बोर्ड में रिफ्यूज़ रजिस्टरिंग द ट्रांसफ़र अंडर फॉलोइंग कंडीशन। तो यहाँ पे कुछ 4 कंडीशन है
बिकॉज ऑफ विच द कंपनी कैन रिफ्यूज द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। पहला कंडीशन देखते हैं क्या है, when the provision of transfer of share as given in the article of association is not fulfilled by the member। तो पहली बात तो ये है कि जो प्रोसीजर दिया हुआ है, जो रूल्स और रेगुलेशन दिया हुआ है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर रिगार्डिंग द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलोड नहीं कर रहा है मेंबर, या कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशन वायलेट हो गए, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिफ्यूज़ कर सकते हैं, यानी रिजेक्ट कर सकते हैं उसके शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। दूसरा है when the instrument of transfer is not as per the rules prescribed under the Companies Act। अगर आपका ट्रांसफ़र ऑफ शेयर अंडर कंपनीज एक्ट के रूल्स के हिसाब से नहीं है, तो आपके शेयर्स को ट्रांसफ़र करने से कंपनी के डायरेक्टर्स रिजेक्ट कर सकते हैं। when instrument is not accompanied by the share certificate, अगर आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र अगर आपने सबमिट किया है और आपने शेयर सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल कॉपी है वो आपने सबमिट नहीं किए, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिजेक्ट कर सकते हैं आपके शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। और चौथा है व्हेन द कंपनी हैज़ अ लीन ऑन द शेयर टू बी ट्रांसफर्ड, अगर कंपनी के शेयर्स के ऊपर अगर कुछ लीन इन द सेंस अगर कहीं कुछ उधारी या पेंडिंग है, कॉल्स वगैरह कुछ पेंडिंग है या कुछ प्रॉब्लम है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी आपके शेयर्स को ट्रांसफ़र करने से कंपनी रिजेक्ट कर सकती है। अ मेंबर में अपील टू NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अगर आपके शेयर्स को कंपनी ने ट्रांसफ़र करने से रिजेक्ट कर दिया है और जो भी एक्सप्लेनेशन है अगर आप वो एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो कंपनी के इस पर्टिकुलर डिसीजन को जो मेंबर है वो NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाके अपील कर सकता है, ठीक है, अगेंस्ट द रिफ्यूजल बाय द बोर्ड विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिफ्यूजल नोटिस, यानी जिस दिन आपको नोटिस मिला रिगार्डिंग द रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, विद इन 30 डेज आपके पास पावर है कि आप कंपनी के डिसीजन को NCLT में जाके आप चैलेंज कर सकते हो। If no notice is received, the member can appeal within 60 days in case of private company and 90 days in case of public company। अगर आपको कोई नोटिस नहीं आ रहा है कंपनी से रिगार्डिंग द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, तो अगर आप प्राइवेट कंपनी के मेंबर हो तो 60 डेज़ के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हो, अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मेंबर हो तो 90 डेज़ के अंदर अंदर आप NCLT में जाके अपील कर सकते हो। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन में मेंबर के पास राइट है जहाँ पर वो जाके अपने सारे चीज़ों से रिलेटेड अपील कर सकता है, कंपनी के मेंबर्स को आके वहाँ पे, कंपनी के लोगों को आके वहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। उसके बाद आता है अपना ब्लैंक ट्रांसफ़र। व्हेन अ मेंबर साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र विदाउट फिलिंग द नेम ऑफ द ट्रांसफरी एंड हैंड इट ओवर टू द ट्रांसफरी अलॉन्ग विद द शेयर सर्टिफिकेट, इट इज़ कॉल्ड एज अ ब्लैंक ट्रांसफ़र। तो ब्लैंक ट्रांसफ़र ये एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर मेंबर क्या कर रहा है, अपने शेयर्स को दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र कर रहा है, लेकिन जो नेम का कॉलम है वो नेम के कॉलम को ब्लैंक छोड़ रहा है, ठीक है, विदाउट फिलिंग द नेम ऑफ द ट्रांसफर, यानी ट्रांसफरी का नाम विदाउट मेंशन किए हुए वो क्या कर रहा है, अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर रहा है। और इस तरीके से अगर ट्रांसफ़र किया हुआ शेयर, हैंड ओवर किया हुआ शेयर सर्टिफिकेट को हम क्या बोलते हैं, ब्लैंक ट्रांसफ़र बोलते हैं। ब्लैंक ट्रांसफ़र इनेबल्स ईजी परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स एज अ ब्लैंक ट्रांसफ़र फॉर्म कैन बी सोल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम। तो जो ये ब्लैंक ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स है, जो फॉर्म है, उसको हम कितनी ही बार किसी को भी बाय कर सकते, कोई भी बाय कर सकता है और कितनी भी बार हम सोल्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा ईजी मेथड है जहाँ पर एन नंबर ऑफ टाइम्स को आप शेयर्स को सोल्ड कर सकते हो और बाय कर सकते हो। द इंटरमीडिएट बायर नीड नॉट पे द स्टैम्प ड्यूटी, और जो पर्टिकुलर बंदा खरीद रहा है उसको स्टैम्प ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। होल्डर ऑफ ब्लैंक ट्रांसफ़र फॉर्म एन्जॉयस ऑल द राइट्स ऑफ मेंबर इज एंटाइटल्ड टू हैव, और जो पर्टिकुलर बंदा जो होल्डर है ब्लैंक ट्रांसफ़र फॉर्म का, शेयर सर्टिफिकेट का, उसके पास सारे राइट्स आ जाते हैं रिलेटेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद में आता है फर्स्ट ट्रांसफ़र। फर्स्ट ट्रांसफ़र इज़ वेयर द सिग्नेचर ऑफ द ट्रांसफरर इज़ फर्स्ट, कंपनी शुड नॉट रजिस्टर सच ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। फर्स्ट ट्रांसफ़र मतलब जहाँ पे सिग्नेचर जो होता है ट्रांसफरी का वो वी कैन से इट इज़ नॉट प्रॉपर, वी कैन से फेक सिग्नेचर वगैरह टाइप की कैटेगरी में आते हैं, तो फर्स्ट ट्रांसफरर होता है। इस केस में कंपनी क्या करेगी, शुड नॉट रजिस्टर द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, तो रजिस्टर नहीं करती है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर से रिलेटेड।
फिर हमारा दूसरा कंडीशन है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसफ़र ही हो रहा है, यानी यहाँ पर भी शेयर क्या हो रहे हैं, एक बंदे के नाम से दूसरे बंदे के नाम पे ट्रांसफ़र ही हो रहे, ट्रांसमिशन के अंदर भी। लेकिन ये क्यों हो रहे हैं, ऑपरेशन ऑफ लॉ के वजह से यहाँ पर एक बंदे का शेयर दूसरे बंदे के नाम पे ट्रांसफ़र हो रहा है। दैट इज़ द शेयर ऑफ ए मेंबर इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू द अनदर पर्सन ऑन केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी ऑफ द मेंबर। अगर किसी की डेथ हो गई, कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, इंसैनिटी हो गया, पागल हो गया, गुम गया, ठीक है, या बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गया, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे जहाँ पर ओरिजिनल जो बंदा है जब वो अपने शेयर से रिलेटेड कोई डिसीजन नहीं ले सकता, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में बाय एक्सरसाइजिंग द पावर रिलेटेड टू द शेयर्स दे कैन एक्सरसाइज देयर पावर्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड देयर एक बंदे के नाम से दूसरे बंदे के नाम पे शेयर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। दस द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर इज़ इनवॉलेंटरी एक्शन। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर क्या है, वॉलेंटरी एक्शन है, लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर क्या है, इनवॉलेंटरी एक्शन है, क्योंकि बंदा डिसीजन ले ही नहीं सकता अपने शेयर से रिलेटेड। देयर इज़ ओनली वन पार्टी, यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक पार्टी इन्वॉल्व है, दैट इज़ लीगल हियर हु इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, यानी वो बंदा जो लीगल सक्सेसर है और जो अपने नाम पे शेयर्स को ट्रांसफ़र करवाना चाहता है। द लीगल हियर और ऑफिशियल रिसीवर नीड नॉट पे एनी कंसिडरेशन फॉर द शेयर। जो लीगल हियर या जो पर्टिकुलर बंदा अपने नाम पे शेयर ट्रांसफ़र करवा रहा है, जिसके नाम पे शेयर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसको कुछ पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है, उसको कुछ भी शेयर से रिलेटेड पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओरिजिनल लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स कंटिन्यू इन केस ऑफ ट्रांसमिशन, तो जो ओरिजिनल लायबिलिटी है मेंबर की वो कंटिन्यू रहेगी इन केस ऑफ ट्रांसमिशन अगर हुआ है। देयर इज़ नो नीड टू सबमिट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र और टू पे स्टैम्प ड्यूटी। और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र फाइल करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही स्टैम्प ड्यूटी पे करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर का, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। फॉलोइंग आर द डायग्राम शोज टू whom the shares will be transferred in case of transmission of share, ठीक है। पहला, अगर बंदे का डेथ हो जाता है तो किसको ट्रांसफ़र होगा, टू द लीगल हियर ऑफ द मेंबर, यानी जो पर्टिकुलर मेंबर लीगल हियर है, यानी लीगली हु इज़ अ सक्सेसर ऑफ दैट पर्सन, उसके नाम पे शेयर ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे हम लोग जब किसी भी चीज़ को, जैसे हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं, जैसे हमारा पीएफ का अकाउंट होता है, या जैसे हम लोग ने कोई चीज़ खरीदी होती है, तो वहाँ पर एक नॉमिनी का अकाउंट, नॉमिनी का एक कॉलम होता है उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट पे या कॉन्ट्रैक्ट में या डॉक्यूमेंट पे जहाँ पर हम साइन करते हैं, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर नॉमिनी के कॉलम पे हम किसी का भी नाम मेंशन कर सकते हैं। जैसे हमारी मदर हो जाती है, उनका नाम मेंशन कर सकते हैं, फादर का मेंशन कर सकते हैं, भाई का भी मेंशन कर सकते हैं, बहन का भी मेंशन कर सकते हैं, इवन वाइफ एंड बच्चों का भी नाम मेंशन कर सकते हैं। तो उस नॉमिनी के कॉलम में जिस किसी का भी नाम होगा आफ्टर द डेथ ऑफ द ओरिजिनल पर्सन, दैट पर्टिकुलर पर्सन विल रिसीव ऑल दोज थिंग्स एंड वॉट एवर इज़ देयर इन द नेम ऑफ द ओरिजिनल पर्सन। तो यानी मेरे नाम पे जो कुछ भी है, मेरे डेथ होने के बाद में जिसका भी नाम मैंने नॉमिनी के कॉलम में मेंशन किया होगा, वो सारा का सारा चीज़ उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। इंसैनिटी, द गार्जियन ऑफ द मेंबर। अगर इंसैनिटी है, बंदा अगर वी कैन से कि ऐसे सिचुएशन में नहीं है जहाँ पर वो अपने डिसीजंस ले सके, तो उसके जो गार्जियन होते हैं वहाँ पर वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेंबर्स वो उसके गार्जियन के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसके गार्जियन उससे रिलेटेड डिसीजन लेंगे। इंसॉल्वेंट हो गया बंदा, यानी पागल टाइप हो गया, कुछ उसके दिमाग में नहीं है, तो ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट बाय द कोर्ट, तो जो कोर्ट ने उसके ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट करेंगे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो पर्टिकुलर बंदा अपने शेयर्स को, उसके शेयर्स को अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा के लेने का काम करेगा। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर concept of transmission of shares. Here your chapter is completed. I hope that you have understood all the small subtopics related to the transfer of share, transmission of share, then surrender of share, then forfeiture of shares. Thank you.